हेलो स्टूडेंट्स, बटनेर आईएएस के यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम बात कर रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और फंडामेंटल राइट्स के बारे में। फंडामेंटल राइट्स में हमने 5 मौलिक अधिकार पढ़ लिए थे। अब जो लास्ट जो मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 32 में है। अगर हमारे जो मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं, इससे पहले जो हमने 5 मौलिक अधिकार पढ़े हैं, समानता का, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, उन 5 मौलिक अधिकारों का किसी वजह से राज्य या फिर सरकार या कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है, हमारे मौलिक अधिकारों में किसी प्रकार की कोई क्षति होती है, तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षण करने के लिए, हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए 5 प्रकार के रिट या फिर याचिकाएं जारी करता है। तो उसके बारे में हमने पढ़ना है। डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को या अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा। संविधान की आत्मा, मैं पहले आपको बता चुका हूं कि ओवरऑल अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो वो प्रस्तावना है। और किसने कहा, अगर ऐसा आ जाए कि भाई प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा, तो ठाकुर दास भार्गव के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रियम्बल वाले टॉपिक में। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर का जिक्र करके पूछे कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा, या यूं पूछा जाए कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने संविधान की आत्मा कहा, तो उसका उत्तर क्या होगा? डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा। अब हम देखते हैं कि अनुच्छेद 32 में क्या क्या चीजें हैं। इस लेसन में आगे बढ़ने से पहले इंडियन पॉलिटी कोर्स के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों। दरअसल इस कोर्स को हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं हमारी एंड्रॉयड ऐप पर इंडियन पॉलिटी का कंप्लीट कोर्स ऑलरेडी मौजूद है। और इस कोर्स के तहत हमने 100 से ज़्यादा वीडियोस बनाए हैं। साथ ही इन वीडियोस के पीडीएफ्स भी आप लोगों को मिल जाने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको इंडियन पॉलिटी के 1 ईयर के करंट अफेयर्स भी मिलने वाले हैं हमारी ऐप के ऊपर। तो ये जो कोर्स है अपने आप में कंप्लीट हो जाता है आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंडियन पॉलिटी का। ठीक है, तो अगर आप लोग इंडियन पॉलिटी को फटाफट कंप्लीट करना चाहते हैं, अभी तो आप YouTube पर देख रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप सभी लेसन्स, पूरा कंटेंट आपको एक साथ मिल जाए, तो आप हमारी एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड कीजिए। आपको हमारी ऐप पर यह कोर्स मिल जाएगा। ये हमारी एंड्रॉयड ऐप का डेस्कटॉप वर्जन है दोस्तों। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप हमारे लेसन्स को लैपटॉप में देखें या फिर आप डेस्कटॉप में अपने पर्सनल कंप्यूटर में देखें, तो आप लोग bhatnerias.com पर जा सकते हैं और इसके जरिए भी आप लोग हमारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। जिस तरह से ये इंडियन पॉलिटी का पूरा कोर्स आपको यहाँ नजर आ रहा है, सीसेट 2021 का कोर्स नजर आ रहा है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का कोर्स नजर आ रहा है, तो तमाम कोर्सेज यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे कोर्सेज की खासियत ये है कि ये सभी कोर्सेज पूरी तरह से अफोर्डेबल हैं और क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है दोस्तों। इनकी कीमत ऐसी है कि एक किताब से भी कम पैसे देकर आप इन कोर्सेज को खरीद सकते हैं। पूरे 1 साल की आपको वैलिडिटी मिल जाती है। यहां पर आप इंडियन पॉलिटी कोर्स की एक झलक भी देख सकते हैं दोस्तों। आपके सामने है 104 वीडियोज अभी इसके अंदर मौजूद हैं और 2 या 3 वीडियोस ही आनी इस कोर्स में बाकी है, तो जल्दी ही अपलोड हो जाएंगी। और देखिए 75 पीडीएफ भी इसके तहत अपलोड किए जा चुके हैं। तो जो भी थोड़े बहुत पीडीएफ बचे हैं वो भी बहुत जल्दी, थोड़े दिनों के अंदर ही कंप्लीट कर दिए जाएंगे। तो अपने आप में ये कोर्स मुकम्मल है दोस्तों। वीडियोस तो आप लोग पूरी मानिए।
देखिए किस तरह से हमने कवर किया है। यहां पर ये देखिए चैप्टर, देखिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का जो चैप्टर बना हुआ है, इस चैप्टर के अंदर आप जाएंगे तो आपको 2 वीडियोस मिलेंगी और 2 ही पीडीएफ फाइल्स मिलेंगी। इसी तरह से आप मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जाएंगे तो 6 वीडियोस मिलेंगी और 6 इनकी फाइल्स मिलेंगी। इसी तरह से देखिए फंडामेंटल राइट्स के आप चैप्टर में जाएंगे तो इसके अंदर 5 वीडियोस आपको मिलने वाली हैं और 6 इनकी पीडीएफ फाइल्स मिलने वाली हैं। तो इस तरह से तमाम चीजें बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आपको हमारे इस कोर्स के तहत हमारी ऐप पर मिलने वाली हैं। तो ये दोस्तों हमारा कोर्स रहेगा इंडियन पॉलिटी का। उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोग चाहते हैं फटाफट इस कोर्स को देखना मुकम्मल तरीके से पीडीएफ के साथ, तो आप हमारी ऐप डाउनलोड करेंगे और इस कोर्स को हासिल करेंगे। बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आपको ये कोर्स वहां पर मिलने वाला है। 260 महज 260 रुपए देकर आपको ये कोर्स कंप्लीटली मिल जाने वाला है, जिसमें आपको तमाम वीडियोस और पीडीएफ मिल जाने वाले हैं। इस कोर्स की एक और खास बात देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इंडियन पॉलिटी का ये कोर्स आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। यहां पर देखिए आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम्स के जो भी प्रीवियस पेपर्स हुए हैं उनमें इंडियन पॉलिटी के जो भी क्वेश्चंस आए हैं ज्यादातर हमने कवर किए हैं। खास तौर पर पिछले 17 सालों के प्रीवियस 17 ईयर्स के जो भी एमसीक्यूज रहे हैं इंडियन पॉलिटी विषय के, वो हमने कवर किए हैं। 2004 से लेकर आईएएस प्रीलिम्स 2020 तक के सभी प्रीवियस ईयर्स एमसीक्यूज कवर किए गए हैं इंडियन पॉलिटी के। तो ये कोर्स आप लोगों के बहुत ज्यादा काम में आने वाला है, आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला है। तो फटाफट हमारी एंड्रॉइड ऐप भटनेर आईएएस डाउनलोड कीजिए और एक्सप्लोर कीजिए हमारे तमाम कोर्सेज को। 5 प्रकार की रिट्स है, तो हम एक एक करके देखते हैं। पहली जो रिट है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसका जो लैटिन नाम है हैबियस कार्पस, जिसका लैटिन नाम है हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस एक लैटिन नाम है जिसका हिंदी में अर्थ है शरीर सहित या फिर सशरीर, सशरीर, शरीर सहित उपस्थित करना। अब देखिए 3 बातें हैं। पहली रिट कौन सी है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका लैटिन नाम क्या है? हैबियस कॉर्पस। और हैबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या है? शरीर सहित या फिर सशरीर उपस्थित करना। अब इसको देखते हैं। बंदी यानी कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। अगर किसी व्यक्ति को अवैधानिक तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया है तो उस व्यक्ति को छुड़वाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करता है उसका नाम क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगर किसी सरकारी कर्मचारी ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जैसे पुलिस ने, थाने ने गिरफ्तार किया है, तो उनके खिलाफ रिट जारी की जाएगी। या फिर किसी निजी व्यक्ति ने किसी को गिरफ्तार कर लिया है, किडनैप कर लिया है, उसको अपने घर में या कहीं बंद करके रख रखा है, तो उस व्यक्ति को छुड़वाने के लिए सुप्रीम कोर्ट बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करेगा। कोर्ट कहेगा कि उस बंदे को, उस व्यक्ति को शरीर सहित यहाँ पे लेके आओ। ऐसा नहीं है कि आप उसकी वीडियो बना के ले गए या फिर उसका फ़ोटो ले गए या फिर उसकी ऑडियो रिकॉर्ड करके ले गए, नहीं, वो व्यक्ति शरीर सहित चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि वाकई इस बंदे ने कुछ अपराध किया है, कुछ जुर्म किया है, इसने संविधान का उल्लंघन किया है, तो उसको सज़ा दी जा सकती है। लेकिन अगर अवैधानिक तरीके से बंदी बनाया गया है तो न्यायालय उसको छोड़ देगा। अब अवैधानिक तरीके का मतलब क्या है? हमने आर्टिकल 22 पढ़ा था, जिसमें गिरफ्तारी से संबंधित कुछ अधिकारों का उल्लेख हमने किया था कि 3 अधिकार होते हैं गिरफ्तारी के समय, कि आपको कारण जानने का अधिकार है, आपको वकील की सहायता प्राप्त करने का अधिकार है, 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने का अधिकार है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार तो कर लिया गया है,
2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 72 घंटे हो गए या 48 घंटे हो गए, उसको न्यायालय नहीं ले जाया गया, उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष नहीं ले जाया गया, तो ऐसी स्थिति में वो गिरफ्तारी अवैधानिक मानी जाएगी। और ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट उस व्यक्ति की रिहाई के लिए, उसको छुड़वाने के लिए जो रिट जारी करेगा उसको बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि हैवियस कॉर्पस। दूसरी रिट है परमादेश। और इसका लैटिन में नाम है मैंडेमस। और इसका शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। हम आदेश देते हैं। कौन आदेश देता है? सुप्रीम कोर्ट। कब आदेश देगा? अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई संस्था अपने निर्धारित कार्यों को पूरा नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए किसी व्यक्ति को कुछ कार्य सौंपे गए हैं, उसकी कुछ ड्यूटीज़ है, उसकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, और वो उस जिम्मेदारियों को, अपनी ड्यूटी को पूरा नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट एक आदेश जारी करेगा। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, परम मतलब सुप्रीम, आदेश मतलब ऑर्डर। उसको ऑर्डर दिया जाएगा, उसको आदेश दिया जाएगा कि भाई आपको जो आपके निर्धारित कार्य सौंपे गए हैं उनको पूरा किया जाए। किसी सरकारी संस्था या सरकारी व्यक्ति को ये आदेश दिए जाते हैं या उनके खिलाफ ये रिट जारी की जाती है, हम आदेश देते हैं। तीसरी जो रिट है वो है प्रतिषेध, जिसका लैटिन है प्रोहिबिशन। और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है रोकना। हम दोनों इकट्ठा लिख लेते हैं, हम उत्प्रेषण को भी साथ में लिख लेते हैं क्योंकि दोनों का संबंध है। उत्प्रेषण, जिसका लैटिन हो जाएगा सर्सियोरी, और इसका भी शाब्दिक अर्थ होता है रोकना। इसका भी शाब्दिक अर्थ क्या होता है? रोकना। लेकिन दोनों में थोड़ा फर्क है, हम दोनों को देखते हैं। देखिए, रोकना पहले तो हम दोनों को समझते हैं। परमादेश में तो कहा जाता था या कहा गया है कि आपको वो काम करना है जो काम आप नहीं कर रहे, जो काम आपको सौंपा गया है तो वो काम करना है। लेकिन जो प्रतिषेध या फिर उत्प्रेषण रिट है, इसमें किसी कार्य को करने से रोका जाता है कि भाई ये काम आपके निर्धारित जो सीमा है उससे बाहर का है, आप ये काम नहीं कर सकते, तो उसमें रोका जाता है। प्रोहिबिशन में और सर्सियोरी में तो फर्क हो गया। परमादेश में कार्य करने के लिए आदेश दिया जाएगा कि आपको ये काम करना है जो कि आपको सौंपा गया है। प्रतिषेध या उत्प्रेषण में रोका जाता है कि ये काम आपकी निर्धारित सीमा के अंतर्गत नहीं आता, कार्यक्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता, आपको ये कार्य नहीं करना है। अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई संस्था, अगर कोई कर्मचारी अपने निर्धारित कार्यक्षेत्र से बाहर जाकर कार्य कर रहा है तो उसको रोकने हेतु ये दोनों रिट जारी की जाती है। अब इसमें फर्क है। प्रोहिबिशन जो रिट है इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए जो हायर कोर्ट हैं वो अपने से लोअर कोर्ट को, जो जैसे सुप्रीम कोर्ट है वो हाई कोर्ट के लिए, या फिर हाई कोर्ट है अपने से अधीनस्थ जो न्यायालय हैं उनके लिए रिट जारी करता है और ये कहता है कि जो मामला आपके वहाँ पे चल रहा है, जिस मामले की आप सुनवाई किए जा रहे हैं, वो आपके अधिकार क्षेत्र का नहीं है, उसको रोक दिया जाए, यानी केवल रोका जाता है। शब्दों को समझना ज़रा,
क्या किया जाता है, केवल रोका जाता है कि जो मामला आप सुनवाई कर रहे हैं वो आपके अधिकार क्षेत्र का नहीं है, उसको हाथों हाथ रोक दिया जाए। ये कौन कहता है? ये जो हायर कोर्ट होते हैं अपने से लोअर कोर्ट को ये रिट जारी करते हैं। शब्दों को समझ रहे हैं आप? जैसे सुप्रीम कोर्ट है तो वो हाई कोर्ट को कहेगा कि ये मामला आपके अधिकार क्षेत्र का नहीं है, इसको रोक दो। या फिर हाई कोर्ट है वो अपने अधीनस्थ जो भी सेशन कोर्ट होते हैं, जो अन्य कोर्ट होते हैं, उनको रिट जारी करेगा कि ये मामले आपके अधिकार क्षेत्र के नहीं हैं, इनको रोक दिया जाए। तो केवल रोका जाता है। लेकिन जो उत्प्रेषण होता है, जो सर्सियोरी रिट होती है, उसमें भी रोका जाता है, लेकिन इसमें दो काम होते हैं, रोका भी जाता है प्लस मंगवाया भी जाता है कि ये मामला आपके अधिकार क्षेत्र का नहीं है, इसको हाथों हाथ ट्रांसफ़र किया जाए हायर कोर्ट के पास। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को कहा कि जो मामला आपके वहाँ पे चल रहा है वो आपके अधिकार क्षेत्र का नहीं है, इसको सुप्रीम कोर्ट भेजा जाए। तब कौन सी रिट जारी की जाएगी? सर्सियोरी, यानी कि उत्प्रेषण। और केवल रोकना है तो कौन सी रिट जारी होगी? प्रोहिबिशन, यानी कि या फिर प्रतिषेध। तो दोनों में रोका जाता है, प्रतिषेध में भी उत्प्रेषण में भी। लेकिन उत्प्रेषण में रोकने के साथ साथ मामला हायर कोर्ट में मंगवाया भी जाता है, तो थोड़ा फर्क है दोनों में। अगर प्रश्न पूछा जाए कि किस रिट के अंतर्गत हायर कोर्ट लोअर कोर्ट में चल रहे मामले को रोकने का आदेश देते हैं या रोकने के लिए रिट जारी करते हैं, तो उत्तर होगा प्रतिषेध। अगर ऐसा आ जाए कि किस रिट के अंतर्गत हायर कोर्ट लोअर कोर्ट से कोई मामला अपने यहाँ मंगवा सकते हैं, तो उत्तर होगा उत्प्रेषण। तो फर्क है दोनों में। 1991 के बाद एक और अमेंडमेंट किया गया इस जो रिट है प्रतिषेध में, और इसमें यह भी जोड़ दिया गया कि जो प्रतिषेध रिट है वो केवल और केवल हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को जारी नहीं करेंगे, किसी भी प्रशासनिक संस्था जो कि अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य कर रही है को रोकने के लिए प्रतिषेध रिट जारी की जा सकती है। और अगली जो रिट है पांचवी, वो है अधिकार परीक्षा। परीक्षा का मतलब होता है इंक्वायरी या पूछताछ, यानी कि अधिकारों की पूछताछ की जाती है इसमें, जिसका लैटिन है को वारंटो, और इसका शाब्दिक अर्थ होता है किस अधिकार से। ये रिट जारी की जाती है कि अगर किसी व्यक्ति ने अवैधानिक तरीके से कोई पद हासिल कर लिया है, अगर किसी व्यक्ति ने अवैधानिक तरीके से कोई सार्वजनिक पद हासिल कर लिया है, तो उससे वो पद छुड़वाने के लिए सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करेगा कि भाई आपने ये जो पद है वो किस अधिकार से, किस हैसियत से प्राप्त किया है, सिद्ध कीजिए। और अगर वो व्यक्ति सिद्ध नहीं कर सकता तो उसको वो पद छोड़ना पड़ता है। तो अवैधानिक तरीके से प्राप्त किए गए पद को छुड़वाने के लिए जो रिट जारी की जाती है उसका उत्तर क्या होगा? अधिकार परीक्षा या फिर को वारंटो, जिसका अर्थ है किस अधिकार से। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, अधिकार परीक्षा, परीक्षा मतलब पूछताछ, इंक्वायरी, किसकी? अधिकारों की, कि किस अधिकार से आपने ये पद हासिल किया है। तो अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, और अनुच्छेद 226 के तहत, देखिए मैं दोनों का यहाँ भी जिक्र कर लेता हूं, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट भी ये 5 रिट जारी कर सकता है। क्योंकि हम मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पे जिक्र करेंगे केवल सुप्रीम कोर्ट का। अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट ये 5 रिट तो जारी करता ही करता है। इसके अलावा हाई कोर्ट एक और रिट जारी करता है जिसको बोलते हैं इंजंक्शन, उसके बारे में हम बात करते हैं। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट
और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट ये 5 प्रकार की रिट जारी करता है मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए। अभी हम बात कर रहे थे कि हाई कोर्ट एक और रिट जारी करता है, हम यहाँ पे उसका भी जिक्र कर लेते हैं। वो कौन सी रिट है? वो रिट है इंजंक्शन, और इंजंक्शन का जो हिंदी अर्थ है वो है तत्काल राहत, तत्काल राहत या फिर अंतरिम राहत। ऐसे मामले जिसमें सुप्रीम कोर्ट के लिए निर्णय देना बहुत ही जल्दी निर्णय देना होता है, बहुत ही शीघ्र निर्णय देना होता है, उस मामले में कौन सी रिट लगती है? इंजंक्शन। बाकी मामलों में तो रिट जारी करने में कुछ टाइम लग सकता है, लेकिन इंजंक्शन हाथों हाथ जारी की जाती है, 1 या 2 दिन में ही इसका जो समाधान करना होता है। तो ये जो रिट है इंजंक्शन, ये केवल और केवल हाई कोर्ट जारी कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिट जारी करने के मामले में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से अधिक शक्ति रखता है, यानी अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए 5 रिट जारी करेगा, जबकि हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए ये 5 रिटें तो जारी करता ही करता है, इसके अलावा अन्य रिट भी जारी कर सकता है, जैसे हमने पढ़ा इंजंक्शन। तो हाई कोर्ट रिट जारी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से अधिक शक्तिशाली है। देखिए, मैं यहाँ पे आपको 2 बातें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आपसे ये पूछे कि शक्तिशाली कौन है, क्योंकि हाई कोर्ट के पास पावर अधिक है, हमें दिख रहा है कि वो 6 रिट जारी करेगा और सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी करेगा। लेकिन अगर क्षेत्र की बात करें, बाउंड्री की बात करें, तो बाउंड्री किसके पास अधिक रहेगी? सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पूरे भारत देश के लिए रिट जारी करेगा और हाई कोर्ट प्रॉपर उसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो उस हाई कोर्ट के अंडर में आते हैं के लिए जारी करेगा। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए राजस्थान हाई कोर्ट है या फिर दिल्ली हाई कोर्ट है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अगर मान लीजिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करनी है, तो वो दिल्ली जो क्षेत्र है उसमें आने वाले नागरिकों के संदर्भ में ही होगी। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा तो पूरे भारत के लिए। तो अगर क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र तो अधिक किसके पास रहेगा? सुप्रीम कोर्ट के पास। यानी कि क्षेत्र की बात करें तो अधिक शक्तिशाली कौन है? सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अगर पावर्स की बात करें तो अधिक शक्तिशाली कौन है? हाई कोर्ट। तो ये था हमारा अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका लेना है तो। अगला है अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 में लिखा गया है कि संसद, पार्लियामेंट कानून बनाकर क्या कर सकती है? जो सेना है, जो अन्वेषण अधिकारी हैं, खुफियागिरी यानी कि रॉ के जो अधिकारी हैं, और लोक व्यवस्था से संबंधित जो कर्मचारी हैं यानी कि पुलिस के अधिकारों में, के मूल अधिकारों में कमी कर सकती है। अनुच्छेद 33 संसद को ये शक्ति प्रदान करता है कि वो कानून बनाकर, ये जो सेना है, तीनों सेना इसमें आ जाएगी, अन्वेषणगिरी से संबंधित जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, खुफियागिरी जैसे रॉ से संबंधित जो अधिकारी हैं, लोक व्यवस्था यानी कि पुलिस, इन व्यक्तियों के मूल अधिकारों में कमी की जा सकती है। ऐसा अगर करना है तो संसद कानून बनाकर ये करेगी। यानी कि अनुच्छेद 33 हमारी संसद को ये शक्ति प्रदान करता है कि वो देश की परिस्थितियों के अनुसार जब चाहे इन व्यक्तियों की मूल अधिकारों में कमी कर सकती है। अगला है अनुच्छेद 34। अनुच्छेद 34 कहता है कि अगर किसी वजह से देश में मार्शल लॉ लागू हो जाता है,
अगर किसी वजह से देश में सैन्य शासन लागू हो जाता है, हालांकि आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है, पाकिस्तान में 1-2 दफ़ा ऐसा हो चुका है, सैन्य शासन लागू हो गया है, तो इस दौरान नागरिकों के जो मूल अधिकारों की क्षति हुई है, जो नागरिकों के मूल अधिकारों में जो मतलब ह्रास हुआ है, क्षति हुई है, संसद कानून बनाकर उस क्षति की क्षतिपूर्ति करेगी। अनुच्छेद 34 क्या कह रहा है कि अगर किसी वजह से देश में मार्शल लॉ लागू हो जाता है तो उसके बाद संसद कानून बनाकर नागरिकों के मूल अधिकारों की हुई क्षति के लिए क्षतिपूर्ति करेगी। और लास्ट है अनुच्छेद 35। अनुच्छेद 35 कहता है कि अनुच्छेद 16(3), अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 33 और अनुच्छेद 34 के संदर्भ में अगर किसी भी प्रकार का कानून बनाना है तो इसकी शक्ति किसके पास रहेगी? संसद के पास। राज्य विधानमंडलों का इस संदर्भ में कोई रोल नहीं होगा। राज्य विधानमंडलों की इस संदर्भ में कोई भूमिका नहीं होगी। अनुच्छेद 16(3), अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 33 और अनुच्छेद 34 के संदर्भ में अगर किसी भी प्रकार का कानून बनाना पड़े तो ये कानून कौन बना सकता है? संसद। इसके साथ ही हमारा जो मौलिक अधिकारों वाला जो टॉपिक है वो पूरा होता है। उम्मीद है कि आपको ये सब चीज़ें अच्छी लगी होगी, अच्छे समझ में आया होगा। और कल जो हम नई वीडियो लेके आएंगे वो होगा नीति निर्देशक तत्व। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।